बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। झुकाई देकर बचने की कोशिश की मगर पत्थर इसके सर पर लगा। वो चीखता हुआ दोनों हाथों से सर पकड़कर दोहरा हो गया। इसके सर से खून बह निकला। बिमला ने इसे जोरदार लात रसीद कर दी। वो लड़खड़ा कर गिरा और दूसरी तरफ की ढलान पर पौधों की तरफ लड़कता चला गया। आओ आओ हिम्मत सिंह, मेरा हाथ पकड़कर ऊपर आ जाओ। बिमला ने झुककर हाथ आगे बढ़ा दिया। मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। बिमला सीने के बल लेट गई और मुझे ऊपर खींचने लगी। मेरा ऊपर का धड़ चट्टान पर पहुंच गया था। मैंने झाड़ी को कुछ और पीछे से पकड़ लिया और ऊपर आने के लिए जोर लगाने लगा। मेरी टांगे अभी तक नीचे लटकी हुई थी कि गंगोली चौधरी वहशी की तरह चीखता हुआ हमारी तरफ लगा। इसने बिमला को टांगों से पकड़ लिया और इसे खड्ड की तरफ धकेलने लगा। शायद इसने सोचा हो कि हम दोनों को खड्ड में धकेल कर मौत के घाट उतार दिया जाए। बिमला, मेरा हाथ छोड़ दो, मैंने चीख कर कहा। बिमला ने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने झाड़ी को दोनों हाथों से मजबूती से पकड़कर अपने आप को झटका दिया। दूसरे ही लम्हे मैं ऊपर आ चुका था। गंगोली चौधरी अब भी बिमला को टांगों से पकड़कर खड्ड की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहा था और बिमला बुरी तरह चीख रही थी। मुझे संभलने में सिर्फ 1 सेकंड लगा था। इस झाड़ी को छोड़ते ही मैं अपने आप में आ गया था, या यूं कहिए कि मेरी बेवजनी कैफियत खत्म हो गई थी। गंगोली चौधरी बिमला की टांगे पकड़कर किसी कदर आगे को झुका हुआ था। इसके सर से बहते हुए खून ने इसके चेहरे के कुछ हिस्से को भी तार कर दिया था, जिससे इसका चेहरा कुछ और भी भयानक हो गया था। मैंने बड़ी तेजी से आग अपनी जगह से हरकत की और दुम्बे की तरह इसके पेट में जोरदार टक्कर मार दी। गंगोली चौधरी टकराता हुआ पीछे गिरा और लुढ़कता हुआ झाड़ियों में जा गिरा। मैंने भी छलांग लगा दी। हम दोनों एक बार फिर एक दूसरे को रगीदने लगे। गंगोली ने एक मौका से फायदा उठाया और मेरे सीने पर सवार होकर दोनों हाथ मेरी गर्दन पर जमा दिए। इसके अंगूठे मेरे नरखरे पर थे। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, वो गुर्राया। इसके चेहरे पर बेपनाह सफाकी थी। तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ तबाह हो गया। मेरे सारे दोस्त खत्म हो गए, मेरा राज खत्म हो गया। सैकड़ों मील तक मेरी दहशत थी। बड़े बड़े सूरमा मेरा नाम सुनकर थर थर कांपते थे, लेकिन तुम्हारी वजह से सब कुछ खत्म हो गया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और इस छोकरी को भी जहन्नम में पहुंचा दूंगा। मेरे नरखरे पर इसके अंगूठों का दबाव बढ़ता जा रहा था। मुझे सीने में सांस रुकता हुआ महसूस होने लगा। गंगोली चौधरी के चेहरे पर दरिंदगी बढ़ती जा रही थी और फिर इसके पीछे बिमला को देखकर मैं चौंक गया। इसे कहीं से एक मोटी सी लकड़ी मिल गई थी, जिसे इसने दोनों हाथों में पकड़कर सर से ऊपर उठा रखा था। मेरी नजरों से गंगोली चौधरी ने किसी गड़बड़ का अंदाजा लगा लिया। इसने गर्दन घुमाई। बिमला इस दौरान में हमला कर चुकी थी। गंगोली का सर तो बच गया, लकड़ी का वार इसके बाएं कंधे पर पड़ा। मेरे गले से इसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। मैंने इसकी दोनों कलाइयों को पकड़कर जोरदार झटका दिया। अपनी गर्दन आजाद होते ही मैंने इसकी एक कलाई छोड़कर इसके जबड़े पर जोरदार घूंसा मार दिया। इसके साथ ही बिमला ने भी दूसरा वार कर दिया था और ये वार भी गंगोली के बाएं कंधे पर ही पड़ा था। वो बिलबिला उठा। मैंने इसे अपने ऊपर से धकेल दिया और बड़ी फुर्ती से उठकर खड़ा हो गया। गंगोली चौधरी ने भी उठने में देर नहीं लगाई थी। इस वक्त बिमला इस पर तीसरा हमला करने की कोशिश कर रही थी। गंगोली ने अपने सर की तरफ आने वाली लकड़ी को एक हाथ में रोक लिया और दूसरे हाथ से बिमला के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। बिमला चीखती हुई गिरी। गंगोली इसके हाथ से छीनी हुई लकड़ी से मुझ पर हमला आवर हुआ, लेकिन मैंने इसे मौका नहीं दिया। मैं अपनी जगह पर खड़े खड़े किसी ताकतवर स्प्रिंग की तरह उछला। मेरे दोनों पैर इसके सीने पर लगे और वो चीखता हुआ पुश्त के बल गिरा। मैंने दोबारा इस पर छलांग लगा दी, लेकिन मेरा पैर झाड़ी में उलझ गया और मैं लड़खड़ाकर गिर गया। हिम्मत सिंह, उठो, ये खंजर लो और इस वहशी के टुकड़े कर दो। बिमला के चीखने की आवाज सुनकर मैंने इसकी तरफ देखा। इसे कहीं से गंगोली चौधरी वाला खंजर मिल गया था, लेकिन मुझसे पहले गंगोली चौधरी ने बिमला पर छलांग लगा दी। इसके पेट में लगने वाली गंगोली की ठोकर बहुत जोरदार थी। वो चीखती हुई दोहरी होकर गिरी। खंजर भी इसके हाथ से छूट गया। गंगोली खंजर की तरफ लपका। मैंने इस पर छलांग लगा दी। खंजर गंगोली के हाथ में आ चुका था। इसने बड़ी तेजी से एक तरफ लौट लगा दी। मैं अपनी ही जोंक में मुंह के बल गिरा। अगर मैं दोनों हाथ जमीन पर ना टिका देता तो मेरे दांत टूट जाते। गंगोली ने खंजर से मुझ पर वार करने की कोशिश की, लेकिन मैंने बड़ी फुर्ती से अपनी टांगों को हरकत देकर इसकी गर्दन को पैरों की कैंची में ले लिया। इसका खंजर वाला हाथ उठे का उठा रह गया। बिमला एक बार फिर लकड़ी उठाकर चीखती हुई इसकी तरफ लपकी, लेकिन इसी लम्हे दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनकर वो रुक गई और मुड़कर इस तरफ देखने लगी। इन कदमों की आवाजों से मैं भी चौंक गया। अगर वो गंगोली चौधरी का कोई साथी हुआ तो फिर हमारी जिंदगियों की कोई जमानत नहीं दी जा सकती थी। मैंने आवाज की सिमत देखा और इसी लम्हे फजा फायर की आवाज से गूंज उठी। मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया, लेकिन दूसरे ही लम्हे पुलिस
इंस्पेक्टर विनोद पांडे को झाड़ियों से बरामद होते देखकर मेरे मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। मैंने गंगोली चौधरी की गर्दन अब भी टांगों की कैंची में ले रखी थी और मेरे इस दाव ही की वजह से वो अब तक खंजर से मुझ पर हमला करने में कामयाब नहीं हो सका था। गंगोली चौधरी इंस्पेक्टर विनोद पांडे की चीखती हुई आवाज सुनाई दी। वो हमसे तकरीबन 10 गज दूर रुक गया था। इसके पीछे एक कांस्टेबल भी था। इंस्पेक्टर पांडे यही समझा था कि गंगोली इस वक्त मुझ पर हावी हो रहा है और किसी भी लम्हे खंजर के वार से मेरा खात्मा कर सकता है। मार दो गोली, मार दो इस हरामी को, खत्म कर दो इसे। बिमला चीखती हुई इंस्पेक्टर की तरफ दौड़ी और इसके साथ इसके हाथ से रिवाल्वर छीनने की कोशिश करने लगी। शायद वो खुद गंगोली को गोली मारना चाहती थी। इंस्पेक्टर ने इसे धक्का देकर एक तरफ गिरा दिया। गंगोली चौधरी गर्दन छुड़ाने के लिए अपने आप को झटके देने लगा। मैंने अपनी टांगों की पूरी कुव्वत से बाएं तरफ झुकाया। गंगोली भी इसके साथ ही झुकता चला गया और फिर मैंने एक जोरदार झटका देकर अपनी टांगे इसकी गर्दन से अलग कर ली। गंगोली कराहता हुआ उलट गया। मैं उठकर तेजी से बिमला की तरफ आ गया। गंगोली ने भी उठने में देर नहीं लगाई थी। गंगोली चौधरी, इंस्पेक्टर पांडे ने चीख कर कहा, तुम्हारे तमाम साथी खत्म हो चुके हैं, बचने का कोई रास्ता नहीं है। खंजर फेंक दो और अपने आप को हमारे हवाले कर दो। गंगोली चौधरी कोई कुत्ता नहीं जिसके गले में तुम पट्टा डाल सको। गंगोली के मुंह से बेड़िए किसी गुराहट निकली। गंगोली चौधरी शेर है और शेर आजाद रहना जानता है। इसे जंजीरों में नहीं जकड़ा जा सकता। तुम्हारे बचने के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। इंस्पेक्टर ने फिर चीख कर कहा, मार दो इसे, गोली मार दो इंस्पेक्टर। बिमला चीखी, ये इंसान नहीं बेड़िया है, इसने हमारे सामने कई आदमियों को मौत के घाट उतारा है। मार दो इसे, गोली मार दो। मैंने बड़ी मुश्किल से बिमला को गिरफ्त में ले रखा था। गंगोली चौधरी का खून आलूद चेहरा बहुत भयानक हो रहा था और इसके होंठों पर आने वाली मुस्कुराहट इससे भी ज्यादा खौफनाक थी। वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहा था। गंगोली चौधरी ने अपने फरार का रास्ता हमेशा महफूज रखा है, इसने इंस्पेक्टर की तरफ देखते हुए कहा। वो 2 कदम और पीछे हट गया था। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि वो क्या करना चाहता था। बातें करते हुए इसने खंजर को नोक की तरफ से पकड़ लिया था और फिर खिलाफे तवक्को इसने खंजर पूरी कुव्वत से हमारी तरफ खींच मारा। मैं बिमला को धकेलता हुआ एक तरफ गिर गया। खंजर जन्नाटे की आवाज से हमारे सरों के ऊपर से होता हुआ पीछे खड़े हुए कांस्टेबल के हलक में पेवस्त हो गया। बयाक वक्त 2 चीखों और एक फायर की आवाज सुनाई दी। एक चीख इस कांस्टेबल की थी जिसके गले में खंजर पेवस्त हुआ था, गोली इंस्पेक्टर पांडे ने चलाई थी, और दूसरी चीख गंगोली चौधरी की थी जो इंस्पेक्टर की गोली लगने से या वैसे ही लड़खड़ाकर पीछे खड्ड में गिर गया था। इसकी चीख की बाज़गश्त अब भी सुनाई दे रही थी और फिर बाद की जोरदार आवाज सुनाई दी। मैं बिमला को छोड़कर चट्टान के किनारे की तरफ लपका और झांक कर नीचे देखा तो मेरी रूह तक कांप उठी। तकरीबन 100 फुट नीचे पत्थरों में गंगोली चौधरी की खून में लथपथ लाश पड़ी थी। वो लाश ही थी। इतनी बुलंदी से पत्थरों पर गिरने के बाद किसी का जिंदा बच रहना मुमकिन ही नहीं था। अब गंगोली चौधरी के इन अल्फाज का मतलब भी समझ में आ गया था। इसने कहा था कि गंगोली चौधरी ने अपने फरार का रास्ता हमेशा महफूज रखा है और मुझे यकीन था कि इसने इंस्पेक्टर पांडे की गोली लगने से पहले ही खाड़ में छलांग लगा दी थी। मैं पीछे मुड़कर इंस्पेक्टर पांडे झाड़ियों में पड़े हुए कांस्टेबल पर झुका हुआ था। खंजर अभी तक कांस्टेबल के हलक में पेवस्त था और वो ज़िबा होते हुए बकरे की तरह तड़प रहा था। मैं भी इसके करीब पहुंच गया। मैंने खंजर के दस्ते पर हाथ रखकर इसे एक झटके से खींच लिया। कांस्टेबल के जिस्म को एक जोरदार झटका लगा और वो पहले से भी ज्यादा शिद्दत से तड़पने लगा। इसके पैरों की रगड़ से मिट्टी उड़ रही थी और कटे हुए हलक से खरखराहट की अजीब सी आवाजें खारिज हो रही थी। बहता हुआ खून मिट्टी में जज़ब हो रहा था और बिल आखिर वो बेहिस्सो हरकत हो गया। मैंने खून आलूद खंजर को देखा। इसकी एक तरफ तेज धार थी और दूसरी तरफ बारीक दंदाने थे जिससे इसका नरखरा कट गया था। मैंने खंजर लाश के करीब फेंक दिया और जैसे ही सीधा हुआ बिमला चीखती हुई मुझसे लिपट गई। वो थर थर कांप रही थी और इसके मुंह से खौफ की शिद्दत से अजीबोगरीब आवाजें निकल रही थी। जब तक ये खूनी ड्रामा जारी रहा था इस वक्त तक इसने हिम्मत कायम रखी थी। गंगोली चौधरी पर बढ़ बढ़कर हमले करती रही थी, लेकिन अब इसकी हिम्मत ने भी दम तोड़ दिया था और हौसले ने भी गुजरे हुए खौफ ने इसे अपनी लपेट में ले लिया था। बिमला ने बड़ी सख्ती से मुझे अपनी बाहों की लपेट में ले रखा था। इसके ब्लाउज के बटन तो पहले ही टूटे हुए थे और अब गंगोली चौधरी से हाथापाई के दौरान में ब्लाउज पूरी तरह फट गया था और इसके जिस्म का बालाई हिस्से पर अब मुख्तसर सा जेरे जामा ही रह गया था। मैं कुछ देर इसके कंधे थपथपाता रहा, फिर इसे अपने से अलग करके अपनी टी शर्ट उतार कर इसे पहना दी और इंस्पेक्टर पांडे की तरफ देखने लगा जो उठकर चट्टान
ढलान के किनारे की तरफ जा रहा था। मैं भी इसके करीब पहुंच गया। बिमला भी मेरे साथ थी। 100 फुट नीचे पत्थरों में पड़ी हुई गंगोली चौधरी की लाश देखकर वो मेरे साथ जुड़ गई। खत्म हो गया राक्षस, अच्छा हुआ। वो बुड़बुड़ाई और पीछे हटने लगी। मैं और इंस्पेक्टर पांडे भी पीछे हट गए। बिमला हमसे दूर हट गई और हम दोनों कांस्टेबल की लाश के करीब बैठ गए। इंस्पेक्टर पांडे का भी बायां बाजू जख्मी था, जिस पर मैला सा रुमाल बंधा हुआ था। ये क्या हुआ? मैंने पूछा। कल रात इन हरामियों में से किसी की गोली लगी थी। इंस्पेक्टर ने बताया। गोली खाल को छीलती हुई निकल गई थी। जरा और अंदर की तरफ लगती तो मेरा बाजू बेकार हो जाता, लेकिन अब क्या किया जाए? इसने कांस्टेबल की लाश की तरफ इशारा करते हुए सवालिया निगाहों से मेरी तरफ देखा। गंगोली चौधरी की लाश तो वहाँ गहराई में पड़ी है, इसे हम वहाँ से निकाल नहीं सकते। और ये, मैंने कांस्टेबल की लाश की तरफ इशारा किया, हम पता नहीं किसी आबादी से कितनी दूर हैं और इस लाश को उठाकर ले जाना भी मुमकिन नहीं। तुम्हारे दूसरे सिपाही कहाँ हैं? सब खत्म हो गए, इंस्पेक्टर पांडे ने जवाब दिया और चंद लम्हों की खामोशी के बाद बोला, लाश को उठाकर ले जाना वाकई मुमकिन नहीं है और यहाँ इसका क्रियाक्रम भी नहीं किया जा सकता। न हमारे पास ऐसी कोई चीज है कि जमीन खोद कर इसे दफन कर सकें और ना ही माचिस है कि इसकी चिता जला सकें। यही हो सकता है कि इसको झाड़ियों से ढक दिया जाए। इसके लिए हम इस वक्त यही कर सकते हैं, मैंने कहा। इंस्पेक्टर पांडे ने तायद में सर हिला दिया और इसके कपड़ों की तलाशी लेने लगा। चंद रुपयों और ड्यूटी कार्ड के अलावा इसकी जेबों में कुछ नहीं था। इंस्पेक्टर ने इसकी राइफल भी उठा ली जो खाली हो चुकी थी। हम आसपास से झाड़ियां जमा करके लाश के ऊपर डालने लगे। बिमला भी अपनी आप को संभाल चुकी थी और इस काम में वो भी हमारी मदद कर रही थी। हमने लाश पर झाड़ियों का अच्छा खासा ढेर लगा दिया था, लेकिन हमें यकीन था कि हमारे जाने के बाद ये लाश ज्यादा देर तक जंगली जानवरों से महफूज नहीं रह सकेगी। मुझे प्यास लग रही है, हलक खुश्क हो रहा है। बिमला अपने गले पर हाथ फेरते हुए बोली। इस हंगामा आराई में वो अपनी प्यास को बोल रही थी, लेकिन अब फिर इसे प्यास लगने लगी थी। इस तरफ आओ। इस तरफ थोड़ी ही दूर एक नदी है। इंस्पेक्टर ने एक तरफ इशारा किया। इसने अपना रिवाल्वर होल्स्टर में डाल लिया था और कांस्टेबल वाली राइफल कंधे पर लटका ली थी। इंस्पेक्टर पांडे एक तरफ पौधों में ढलान उतरने लगा और मैं और बिमला इसके पीछे पीछे चलते रहे। बिमला ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। तुम ठीक तो हो ना हिम्मत सिंह? वो चलते चलते मेरी तरफ देखते हुए बोली। हाँ, हाथ पर जरा चोट लगी है, ठीक हो जाएगी। मैंने अपना सीधा हाथ बिमला को दिखाया, जिस पर गंगोली चौधरी के पैरों की ठोकरों से उंगलियों के जोड़ों की खाल उधड़ गई थी। बिमला ने मेरा वो हाथ अपने हाथों में ले लिया। चंद लम्हे इसे देखती रही। मेरा जख्मी हाथ अपने चेहरे के करीब ले गई और अपने होंठ मेरे हाथ की पुश्त पर जब्त कर दिए। इस वक्त इंस्पेक्टर पांडे ने पीछे मुड़कर देखा। मैंने जल्दी से बिमला से अपना हाथ छुड़ा लिया। वो नदी बस थोड़ी ही दूर है, इंस्पेक्टर पांडे ने कहा। इसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी। इसने शायद बिमला को मेरे हाथ पर बोसा देते हुए देख लिया था। हम तकरीबन 15 मिनट में इस नदी पर पहुंच गए। ये वही नदी थी जिससे मैं बिमला के लिए पानी लेने आया था, लेकिन हम इस जगह से काफी दूर आ गए थे। यहाँ नदी के किनारे पर सायादार दरख्त भी थे। बिमला नदी के किनारे पर गिर सी गई। इसने बकरी की तरह मुंह लगाकर पानी पिया, मगर इस तरह शायद प्यास नहीं बुझी थी। वो चुल्लू भर भर के पानी पीने लगी। इंस्पेक्टर पांडे और मैंने भी शिकम शेर होकर पानी पिया। बिमला नदी के किनारे पर नडाल सी होकर लेट गई थी और हम दोनों दरख्तों से टेक लगाकर बैठ गए। तुम वाकई हिम्मत सिंह हो, इंस्पेक्टर पांडे मेरी तरफ देखते हुए बोला। इन दरिंदों के चुंगल में फंस कर जिंदा बच निकलना वाकई तुम जैसे बाहिम्मत लोगों का काम है। मैं इंस्पेक्टर के मुंह से अपना नाम सुनकर चौंक सा गया। तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ इंस्पेक्टर? मैंने पूछा। तुम्हारे दोस्त ठाकुर से, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। इसे जब पता चला कि तुम बिमला को बचाने के लिए जंगल में घुस गए हो तो इसने हंगामा मचा दिया था। इसने धमकी दी थी कि अगर हिम्मत सिंह और बिमला को कुछ हो गया तो वो किसी को चैन से नहीं बैठने देगा। इसने जयपुर में आईजी को भी टेलीफोन कर दिया और आईजी ने हुक्म दिया कि पुलिस की एक पार्टी फौरन जंगल की तरफ रवाना कर दी जाए। पूरा मेरे नाम निकला और मैं 1 दर्जन मुसल्लह पुलिस वालों पर मुश्तमिल पार्टी को लेकर मौत का मुकाबला करने के लिए जंगल में दाखिल हो गया। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर अपनी इस महम के बारे में बताने लगा। इसने ये भी बताया कि रास्ते में एक चीते ने इन पर हमला कर दिया था, जिसे गोली मारकर हलाक कर दिया गया। मुझे फायर और किसी दरिंदे के दौड़ने की आवाज याद आ गई। इस आवाज को सुनकर ही मैं और नारायण वहाँ से भाग खड़े हुए थे। इंस्पेक्टर पांडे ने गंगोली चौधरी के गिरोह से मुठभेड़ का किस्सा सुना रहा था। इसका तो मैं भी चश्मदीद गवाह था। इंस्पेक्टर के कहने के मुताबिक इसके 4 आदमी तो कल सुबह ही झड़प में मारे गए थे और 2 दिन भर की लड़ाई में काम आए थे, और 4 के बारे में वो कुछ नहीं कह सकता था कि कल शाम का अंधेरा फैलने के बाद
बाद वो कहाँ गायब हो गए थे। इसने एक कांस्टेबल के साथ रात भर गंगोली चौधरी का ताकब जारी रखा और बिल आखिर आज इस तक पहुँचने में कामयाब हो ही गया। मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ हिम्मत सिंह। इसने आगे बढ़कर मेरा कंधा थपथपाया। जब मुझे पता चला कि तुम बिमला को बचाने के लिए नारायण के साथ जंगल में घुस गए हो तो मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया था कि एक औरत के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा देना हमाकत ही कहला सकती है। लेकिन अब मैं कह सकता हूँ कि तुमने कोई गलती नहीं की थी। इस जैसी सुंदर नारी के लिए तो कई जीवन कुर्बान किए जा सकते हैं। इसने खामोश होकर बिमला की तरफ देखा। बिमला आंखें बंद किए पुश्त के बल घास पर लेटी हमारी बातें सुन रही थी। इंस्पेक्टर के मुंह से आखिरी अल्फाज सुनकर इसने एक लम्हे को आंखें खोली। इसके होंठों पर निहायत खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई थी। इसने दोबारा आंखें बंद कर ली। अब इंस्पेक्टर को रुदात सुनाने की मेरी बारी थी। मैंने अपनी कथा सुनाने के बाद कहा, अब क्या प्रोग्राम है? क्या तुम्हें मालूम है कि हम जंगल में किस जगह पर हैं और यहाँ से करीब तरीन कौन सी बस्ती हो सकती है? कुछ पता नहीं, इंस्पेक्टर ने जवाब दिया, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि सारस का शहर इस जंगल के ठीक पश्चिम की तरफ है। हो सकता है कि आज सुबह कोई और पार्टी हमारी तलाश में भेजी गई हो, लेकिन हम इनका इंतजार नहीं कर सकते। ये जंगल मीलों में फैला हुआ है। जरूरी नहीं कि वो इस तरफ आए। अगर वो दूसरी तरफ निकल गए होंगे तो जिंदगी भर हमें तलाश नहीं कर सकेंगे। बेहतर है कि चंद मिनट सुस्ता कर हम पश्चिम की तरफ अपना सफर शुरू कर दें और मुझे उम्मीद है कि सूरज डूबने से पहले पहले हम इस जंगल से निकलने में कामयाब हो जाएंगे। तो फिर चल पड़ो, यहाँ बैठे बैठे वक्त जाया करने का कोई फायदा नहीं, मैंने उठते हुए कहा। बिमला भी उठकर खड़ी हो गई और इंस्पेक्टर पांडे राइफल उठाकर अपनी जगह से उठ गया। इसने राइफल कंधे पर लटका ली और हमारे आगे आगे चलने लगा। मैं और बिमला इससे तकरीबन 5 गज पीछे चल रहे थे। इस नदी का बहाव भी पश्चिम की तरफ था, इसलिए हम नदी के साथ साथ दरख्त चलते रहे। हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे दरख्तों का सिलसिला गुंजान होता जा रहा था। तकरीबन 2 मील का फासला तय होने के बाद नदी एकदम बाएं तरफ मुड़ गई। हम कुछ देर सुस्ताने के लिए वहाँ रुक गए, फिर जीप भर के पानी पिया और आगे रवाना हो गए। सूरज हमारे सरों पर था। गुंजान दरख्तों की वजह से धूप अगरचे बहुत कम जमीन तक पहुँच रही थी, लेकिन हमें सिमत का अंदाजा लगाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आ रही थी। हमारा रुख मगरब की तरफ था। बिमला चलते चलते एकदम कर्रा कर रुक गई और इसने अपना एक पैर ऊपर उठा लिया। वो नंगे पैर थी और इसके पैर में कांटा चुभ गया था। इसने बैठकर दोनों हाथों में पैर को पकड़ लिया और मुंह बसोरने लगी। मैं भी इसके करीब बैठ गया और कांटा निकालने के लिए जैसे ही इसके पैर की तरफ हाथ बढ़ाया वो चीख उठी, नहीं नहीं, हाथ मत लगाओ, तकलीफ हो रही है। कुछ नहीं होगा, तुम आंखें बंद कर लो, मैं कांटा निकालता हूँ, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, मैंने कहा। इंस्पेक्टर पांडे भी हमसे चंद गज आगे रुक गया था। बिमला ने जोर से आंखें मीच ली। मैंने कांटे को नाखूनों में पकड़कर खींचा तो इसके मुंह से करासी निकल गई। मेरे पैरों में जो जॉगर्स थे जो मैंने उतार कर बिमला की तरफ बढ़ा दिए। लो ये पहन लो, मैंने कहा। और तुम, क्या तुम्हें कांटे नहीं चुभेंगे? हिम्मत सिंह, नहीं, मैं जूते नहीं पहनूंगी, तुम पहन लो। इसने कहा, नहीं तुम पहन लो। मैंने कहा, जल्दी करो, देर हो रही है। इंस्पेक्टर पांडे दूर खड़ा दिलचस्प नजरों से हमारी तरफ देख रहा था। मैंने जिद करके बिमला को जॉगर्स पहना दिए और हमारा सफर एक बार फिर शुरू हो गया। मेरे जिस्म पर सिर्फ जीन्स थी, पैर भी नंगे थे और जिस्म का बलाई हिस्सा भी, क्योंकि मैं अपनी टी शर्ट पहले ही बिमला को पहना चुका था। बिमला से तो मुझे कुछ अजीब सा लगाव हो गया था। इसकी जगह कोई और लड़की होती तो इसके साथ भी मैं यही तर्ज अमल इख्तियार करता। इंस्पेक्टर पांडे ने अपनी रफ्तार कम कर दी थी। अब वो हमारे साथ साथ चल रहा था। इसने एक नजर बिमला को देख और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, लगता है तुम इसे बहुत चाहते हो, इसलिए तो पहले इसे अपनी शर्ट उतार कर पहनाई और अब अपने जूते भी इसे पहना दिए। दूसरों के लिए तकलीफ उठाना वाकई बड़े ज़र्फ की बात है। तुम ये मत समझना कि मुझे चूंकि बिमला से लगाव है इसलिए मैंने अपनी शर्ट और जूते इसे पहना दिए हैं। इसकी जगह कोई दूसरी औरत होती तो भी मैं यही कुछ करता, मैंने जवाब दिया। कभी कभी तो मेरा दिल चाहता है कि मैं इस दुनिया में बिखरे तमाम लोगों के दुख अपने अंदर समेट लूं, किसी की पलकों पर तैरते हुए आंसुओं को कतरा कतरा करके अपने दिल में उतार लूं और मेरी जात दूसरों के लिए वक्फ हो जाए। बहुत शायराने बातें करते हो, इंस्पेक्टर ने मेरी तरफ झुकते हुए सरगोशी में कहा। क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे जिसके लिए तुमने अपनी जान की भी बाजी लगा दी थी? रिश्ता? मेरे मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। बाज लोग रिश्तों को बदन पर पहने हुए कपड़ों की तरह समझते हैं जिन्हें किसी भी वक्त बदन से उतारा जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में रिश्ता शरियानों में बहने वाले लहू की तरह होते हैं जिनके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता और जीवन से वाबस्ता ये तल्लक कभी दिल से जुड़ा होता है
तो कभी रूह से, और इन ही रिश्तों में एक रिश्ता है दोस्ती का। मेरा और बिमला का रिश्ता दोस्ती का रिश्ता है। बहुत खूब, इंस्पेक्टर पांडे बोला। काश मैं भी तुम्हारे दोस्तों में से होता। इस देवी को तो तुम्हारी दोस्ती पर गुमांड करना चाहिए। इसका ख्याल था कि बिमला कुछ कहेगी, लेकिन इसने सिर्फ मुस्कुराने पर ही इत्तेफाक किया था। हमारी गुफ्तगू का मौजू बदल गया। हम एक बार फिर गंगोली चौधरी और इसके साथियों के बारे में बातें करने लगे। इंस्पेक्टर पांडे ने इस वक्त ये इंकिशाफ किया कि गंगोली चौधरी का एक साथी जख्मी होकर फरार होने में कामयाब हो गया था और हो सकता है कि इसे दूसरी तरफ किसी बस्ती में पनाह मिल गई हो। हम तकरीबन 3 घंटों से मुसलसल चल रहे थे। बिमला बुरी तरह थक गई थी। हम एक बार फिर एक नदी पर रुक गए। इस वक्त 3 बज रहे थे। बिमला ने पानी के चंद घूंट भरे और नदी के किनारे पर ढेर हो गई। मुझे भूख लग रही है, वो रोनी सी सूरत बनाते हुए बोली। इंस्पेक्टर पांडे ने इसकी तरफ देखा और कुछ कहे बगैर उठकर एक तरफ चला गया। इसकी वापसी तकरीबन 20 मिनट बाद हुई थी। इसने दोनों हाथों में नारियल उठा रखे थे। इंस्पेक्टर ने जेब से चाकू निकालकर एक नारियल का छिलका उधेड़कर इसे एक पत्थर पर दे मारा। नारियल 2 टुकड़े हो गया। इसने चाकू की नोक ही से गिरी निकालकर हमारे हवाले कर दी और दूसरा नारियल उधेड़ने लगा। चंद मिनट बाद हम नारियल खाते हुए चल रहे थे। सूरज मगरिब की तरफ झुक रहा था, लेकिन जंगल में किसी बस्ती के आसार दिखाई नहीं दिए थे। दरख्तों में तारीकी बढ़ गई थी। इंस्पेक्टर पांडे के चेहरे पर भी अब तशवीश के साए उभर आए थे। हमें रात गुजारने के लिए कोई महफूज जगह तलाश करनी चाहिए, इंस्पेक्टर ने कहा। कुछ देर में सूरज डूब जाएगा और हमें चंद कदम चलने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। हम तेज तेज चलने लगे। बिमला थकन से नडाल हो रही थी। वो बार बार लड़खड़ा रही थी और मैं इसका हाथ पकड़े इसे तकरीबन घसीटते हुए ले जा रहा था। आधे घंटे बाद हम खुली जगह पर निकल आए। इससे बेहतर हमें और कोई जगह नहीं मिल सकती थी। ये पत्थर का टीला सा था। हम ऊपर चढ़ गए। बिमला तो फौरन ही लेट गई। मैं और पांडे बैठे बातें करते रहे। वक्त गुजारना मुश्किल हो रहा था। बिमला सो चुकी थी। कभी मैं ओंगने लगता और कभी पांडे, और रात के आखिरी पहर हम दोनों के असाब जवाब दे गए। नींद और थकन ने हमें जेर कर लिया था और फिर बिमला की चीख की आवाज सुनकर मेरी आंख खुल गई। इंस्पेक्टर पांडे भी जाग गया। इंस्पेक्टर पांडे की आंखों में वहशत थी और बिमला के चेहरे पर बेपनाह खौफ। वो दोनों मेरी तरफ देख रहे थे और फिर इनके खौफ और वहशत की वजह भी मेरी समझ में आ गई। मैं इस वक्त पत्थर पर दाएं करवट लेटा हुआ था। एक हाथ तकिए की तरह सर के नीचे था और दूसरा हाथ बिल्कुल सीधा पहलू पर रखा हुआ था और मुझे यूं लगा था जैसे कोई चीज मेरे जिस्म पर रेंग रही है। हिम्मत सिंह, अपनी जगह से हरकत मत करना। सांस रोके बिल्कुल बेहिस्सो हरकत पड़े रहो, इंस्पेक्टर पांडे ने सरगोशी में कहा। और फिर वाकई मेरा सांस रुक गया। वो स्याह कोबरा था जो मेरी कमर और पुश्त पर रेंगता हुआ आगे सीने की तरफ आ रहा था। मुझे सीने में दिल डूबता हुआ महसूस होने लगा। कोबरा मेरे बरहना बदन पर रेंगता हुआ आगे आ गया और फिर अचानक ही इसने फन फैला लिया। मैं इस पोजीशन में नहीं था कि वहां से हट सकता और इससे पहले कि मैं कुछ सोच सकता, पहलू पर रखे हुए मेरे हाथ में गैर इरादी तौर पर मामूली सी हरकत पैदा हुई और इसी लम्हे कोबरा ने मेरे बाजू पर डस लिया। मेरे बाजू में सुई चुभी चुभन हुई और मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। सांप का खौफ भी बड़ा हैबतनाक होता है और मुझे तो इस जहरीले कोबरा ने मेरी नजरों के सामने डस लिया था। मैं उछलकर अपनी जगह से उठ गया। बिमला इस कदर जोर से उछली थी जैसे सांप ने मुझे नहीं बल्कि इसे डसा हो। इंस्पेक्टर विनोद पांडे भी एक झटके से अपनी जगह से उठ गया। मैंने इसे अपने होल्स्टर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए देखा। इंस्पेक्टर पांडे का हाथ होल्स्टर में अड़से हुए रिवॉल्वर के दस्ते पर पहुंच गया था, लेकिन इसने रिवॉल्वर निकाला नहीं। इसका हाथ जैसे होल्स्टर से चिपक कर रह गया था। मेरी नजरें इसके चेहरे की तरफ उठ गईं। वो फटी फटी नजरों से मेरे पैरों की तरफ देख रहा था। बिमला की हालत भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं थी। इसकी आंखों में भी बेपनाह वहशत थी और वो भी मेरे पैरों ही की तरफ देख रही थी। और फिर वो चीखते हुए अपनी जगह से उछली और मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए दूर ले गई। मुझ पर भी सांप के डसने की वहशत सी तारी थी, लेकिन हैरत की बात थी कि मुझे अभी तक कुछ नहीं हुआ था, सिवाय इसके कि सुई की चुभन अब भी महसूस हो रही थी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।